आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत पहले जब मेरी उम्र 24-25 साल की थी, तब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। काम कुछ ऐसा था कि मुझे ज़्यादातर अपने घर से दूर ही रहना पड़ता था। हालांकि सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी, इसलिए ये काम करने में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं थी। एक बार की बात है, काम के सिलसिले से मुझे एक बार गंगापुर जाना पड़ा। गंगापुर में मेरा काम 6 दिनों का था। रहने खाने का सारा इंतज़ाम कंपनी की तरफ से पहले ही कर दिया गया था, लिहाजा मैं फटाफट गंगापुर के लिए रवाना हो गया। ट्रेन, बस और ऑटो, इन 3 चीज़ों का सहारा लेकर मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे रहने का इंतज़ाम किया गया था। शाम की उस धुंधली रोशनी में वो 2 मंजिला इमारत किसी डाक बंगले की तरह लग रहा था। घर के आसपास ना तो कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान। कुल मिलाकर वो घर आबादी से काफ़ी दूर था। खैर, मैं उस घर के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उनकी उम्र यही कोई 55 से 60 साल के आसपास की रही होगी। मैं समझ गया कि ये मनोहर काका हैं, जिनके बारे में मुझे बताया गया था, और शायद मनोहर काका ही इस घर की देखभाल करते हैं। तभी मैंने कहा, आप मनोहर काका है ना, इस घर के केयर टेकर? इस पर उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझे अंदर आने को कहा, जिसके बाद मनोहर काका मेरा सामान उठाकर मुझे अपने कमरे में ले जाने लगे। मुझे अपने कमरे तक ले जाने के बाद मनोहर काका ने मुझसे कहा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, खाना बनते ही मैं आपको उठा दूंगा। और इतना कहकर मनोहर काका वहां से चले गए। जिसके बाद सबसे पहले तो मैंने कपड़े बदले और फिर एकाएक कमरे की खिड़कियों को खोल दिया। कमरे में एक खिड़की घर के आगे की तरफ थी और एक पीछे की तरफ। घर के पीछे की तरफ बहुत घना जंगल था, जो उस अंधेरे में बहुत डरावना दिख रहा था। खैर, चूंकि खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही थी, इसलिए मैं खिड़की के पास ही एक कुर्सी लगाकर बैठ गया और बैठा ही रह गया। तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास मनोहर काका खाना लेकर मेरे कमरे में आए। मुझे उस खिड़की के पास बैठा देख मनोहर काका हड़बड़ाते हुए मेरे पास आए और मेरे सामने वाली खिड़की को बंद करते हुए कहा, साहब, अंधेरा हो जाने के बाद खिड़की हमेशा बंद ही रखिएगा, खोलिएगा मत। आइए, खाना खा लीजिए। मनोहर काका की ये बात मुझे अजीब तो लगी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं, ये सोचकर कि शायद मच्छरों के डर से उन्होंने ऐसा कहा होगा। जिसके बाद मैंने खाना खाया और फिर बिना देरी किए बिस्तर में पड़ गया, क्योंकि कल से मेरा काम शुरू होने वाला था। उस दिन मैं इतना थक गया था कि बिस्तर पर पड़ते ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी नींद हल्की हुई तब मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम चीज़ बार बार पानी में गिर रही हो। मैं एकदम से उठकर बैठ गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। उस आवाज़ को थोड़ा और ध्यान लगाकर सुनने से पता चला कि वो आवाज़ घर के पीछे की तरफ से आ रही है, जबकि घर के पीछे तो सिर्फ जंगल था। और तो और कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद थीं। फिर ये आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच कैसे रही है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहले तो मैंने सोचा एक बार बाहर निकल कर देखता हूँ, मगर फिर पता नहीं क्या सोचकर
मैं वापस अपनी जगह पर लेट गया और आंख बंद करते ही सो गया। जिसके बाद फिर मैं सूरज उगने के बाद ही उठा और काम पर निकल गया। दिन भर भागा दौड़ी करने के बाद जब मैं शाम को वापस घर में आया तो सबसे पहले मैंने मनोहर काका को कल रात वाली सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर मनोहर काका ने मुझसे कहा, साहब आप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस अपने कमरे की खिड़की बंद करके सोइएगा और कुछ भी हो जाए रात को घर से बाहर मत निकलिएगा। मनोहर काका की ये बात मुझे समझ में तो नहीं आई, मगर मैं इतना ज़रूर समझ गया कि मनोहर काका मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर कुछ ही देर में रात हो गई। रात का खाना पीना करके मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा दिमाग उस आवाज़ के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज बार बार पानी में गिर रही हो। लेकिन इस बार मुझे एक करतूत सूझी। मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलकर देखा जाए कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ये सोचकर मैं अपने बिस्तर पर से उठा और अपने कमरे से निकलकर घर के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगा। चलते समय मैं पैर दबाकर चल रहा था ताकि मेरी आवाज़ सुनकर मनोहर काका उठ ना जाएं। दबे कदमों से मैं घर से बाहर निकला और उस आवाज़ का पीछा करते हुए घर के पीछे की तरफ जाने लगा, जिधर घना जंगल था। मेरे कमरे की खिड़की से वो जंगल जितना डरावना दिख रहा था, असल में उससे भी ज़्यादा डरावना था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी ही नजर आ रही थी। वो आवाज़ लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी। चलते चलते अब मैं अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया था, लेकिन अभी तक ना तो मुझे उस आवाज़ का जरिया मिला था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था मैं उस आवाज़ का पीछा करके सही कर रहा हूँ या नहीं, और मनोहर काका ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि रात को घर से बाहर मत निकलना। ये सारे सवाल रह रहकर मेरे मन में उमड़ते जा रहे थे, मगर मैं काफ़ी निडर किस्म का आदमी था, जिस वजह से मैं बिना रुके चलता ही रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर एकदम से खींच दिया हो, जिससे मैं औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरा। मुझे चोट भी लगी, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था जिससे मेरा पैर पकड़कर खींचा हो। मुझे बहुत अजीब लगा कि जब मेरे पीछे कोई है ही नहीं तो मेरा पैर पकड़कर कौन खींचेगा, और अगर किसी ने पैर पकड़कर खींचा नहीं तो मैं गिरा कैसे, क्योंकि उस वक्त वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे ठेस लगने के कारण मैं गिर जाऊं। खैर खुद को संभालते हुए मैं उठा और वापस से उस आवाज़ का पीछा करने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा तो मुझे मेरी दाईं ओर घने झाड़ियों के पीछे कुएं जैसा कुछ दिखाई पड़ा। मुझे लगा शायद आवाज़ इसी कुएं में से आ रही होगी, लिहाजा मैं उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। घने झाड़ियों के अंदर से होकर मैं जैसे ही उस कुएं के नज़दीक पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि उस कुएं के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा उल्टी तरफ था, इसलिए मैं उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था। पर ये औरत इतनी रात गए
यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही थी, मुझे ये भी जानना था। इसलिए मैंने दूर खड़े रहकर ही उस औरत से पूछा, बहन जी कौन है आप, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? मगर इस पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, मगर तब भी कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले कि मैं तीसरी बार पूछता, वो औरत झट से उस कुएं में कूद गई। उस औरत को ऐसा करता देख मेरे शरीर का रोम रोम कांप गया। मेरे पैर एकदम से लड़खड़ाने लगे, लेकिन फिर भी मैं उस औरत को बचाने के इरादे से उस कुएं की ओर भागा और उस कुएं में झांकने जा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर उस कुएं से दूर कर दिया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे खींचने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोहर काका थे। तो मैंने मनोहर काका से कहा, अरे काका छोड़िए मुझे, वो मर जाएगी। इस पर काका ने कहा, आप पहले मेरे साथ घर चलिए, कोई नहीं मरेगा। जिसके बाद मनोहर काका मुझे खींचकर वहां से घर ले आए और बोले, आपको समझाया था ना मैंने, बाहर मत निकलिएगा। तो मैंने कहा, पर काका वो औरत मर जाएगी। तो काका बोले, मर जाएगी? वो 4 साल पहले ही मर चुकी है। वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया, वरना अगर आप उस कुएं में झांक लेते तो। आगे मनोहर काका ने बताया, आज से 4 साल पहले इस घर में एक औरत काम करती थी। बेचारी गूंगी थी। उसका काम था उस कुएं से पानी लाकर घर की साफ सफाई करना। एक दिन वो जब उस कुएं से पानी खींच रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। और जैसा कि वो गूंगी थी इसलिए वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में भटकती रहती है और जो भी उस कुएं में झांक लेता है वो जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। अब तक बस तकरीबन आधे रास्ते का सफ़र तय कर चुकी थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ भी था। बस में मेरे और राहुल के अलावा ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर थे भी तो वो सभी नींद के आगोश में थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। तभी मैंने राहुल से कहा, ये कौन सी जगह है भाई? इस पर राहुल बोला, भाई तू मुझसे ये 3 बार सवाल पूछ चुका है, अब मुझे क्या पता? मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आ रहा हूँ। जरा शांत बैठ, कंडक्टर को एड्रेस बता दिया है ना, वो ठीक जगह पर उतार देगा। मुझे भी लगा राहुल ठीक ही बोल रहा है। जिसके बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और आंख बंद करके सीट पर पड़े पड़े ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बस रुकी और मेरे कंधे पर एक हाथ के साथ ही साथ एक आवाज़ आई, ओ भाई साहब चलो आगे आशिमपुर, उतरना नहीं है क्या? आवाज़ सुनकर मैं फट से उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ ही साथ राहुल भी उठा और हम दोनों अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरने लगे। मैंने सोचा एक बार कंडक्टर से ही पूछ लेता हूँ कि पटोलिया का जंगल किधर है, जिस पर मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब आप बता सकते हैं ये पटोलिया का जंगल किधर पड़ेगा? इस पर कंडक्टर बोला, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। कंडक्टर से ना में जवाब पाकर हम दोनों बस से नीचे उतर गए और हमारे उतरते ही बस भी वहाँ से निकल गई। उस काली अंधेरी रात में उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था।
तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, हम पटोलिया के जंगल तक कैसे पहुँचेंगे? इस पर मैंने बोला, अब आगे चलकर देखते हैं, यहाँ खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, चल। इतना बोलकर हम लोग उसी रोड को पकड़कर आगे बढ़ने लगे, मगर उस सीधे रास्ते पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ खामोशी और अंधेरा ही नज़र आ रहा था। इतना खाली रास्ता हम दोनों, खासकर मैं, पहली बार देख रहा था, क्योंकि शहर में तो रात भर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नज़ारा कभी भी देखने को नहीं मिलता। बहुत देर चलने के बाद भी जब हमें कोई आदमी नहीं मिला, तब हम लोग एक दिशा निर्देशक बोर्ड के उल्टी तरफ लदकर खड़े हो गए। हम बहुत थक चुके थे, एक तो हमारे हाथों में भारी भरकम बैग थे और दूसरा ये कि हम बहुत चल चुके थे। तभी राहुल थोड़ा खिसियाते हुए बोला, भाई छोड़, अब कहीं नहीं जाना, चल घर वापस लौट जाते हैं। इस पर मैंने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? इतनी दूर जब आ ही गए तो उदय से मिलकर ही जाएंगे। पता नहीं इस उदय के बच्चे को क्या चुल मच गई जो उसने इस जंगल में घर ले लिया। इतना बोलकर मैं सीधा खड़ा हुआ और बोर्ड के जिस तरफ लिखा हुआ था उधर पलटा तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पटोलिया का जंगल 2 किलोमीटर, और साथ ही साथ रास्ते के बगल में जंगल की तरफ इशारा करके एरो भी बना हुआ था। उस बोर्ड को देखकर मेरी सांसों में सांस आ गई और मैंने वो बोर्ड राहुल को दिखाया। उस बोर्ड को देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ और हम लोग रास्ते के किनारे उन जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हम सही रास्ते पर चल रहे थे। जंगल के अंदर रात कीड़ों की आवाज़ें हमारे कानों में लगातार आए जा रही थी। वो बहुत घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरह से उस जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। तभी राहुल बोला, भाई ये उदय ने इस घने जंगल में घर कैसे ले लिया? वो तो भूतों से बहुत डरता था, यहाँ कैसे रहता होगा? बड़ा अजीब सा नहीं है यहाँ पर कुछ? जिस पर मैंने कहा, बात तो तेरी सही है, अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। अब हम दोनों को उस जंगल में चलते हुए काफ़ी वक्त हो चला था, मगर अभी तक ना तो हमें कोई घर दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था आखिर उदय का घर है तो है कहाँ। पटोलिया के उस घने जंगल में अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे अगल बगल में लगे पेड़ अपने आप ही हिल रहे हों। शायद ये बात अब तक राहुल भी नोटिस कर चुका था, तभी तो वो भी मेरी ही तरह उन पेड़ों को घूर घूर कर देख रहा था। इतने में ही राहुल बोला, भाई ये सारे पेड़ ऐसे हिल क्यों रहे? इस पर मैंने कहा, पता नहीं यार, अभी तो हवा भी नहीं चल रही, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। इतना बोलकर ही हम दोनों ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उस जगह को पार करने लगे। मगर हम जितना आगे बढ़ रहे थे, जंगल में लगे सारे पेड़ मुझे हिलते हुए ही नज़र आ रहे थे। हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये अंदाज़ा लगते ही हम दोनों ने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे मुंह के सामने एक सफ़ेद कपड़ा आ गया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं किसी पत्थर से टकराकर ज़मीन पर जा गिरा। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर तभी राहुल ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम लोग आगे की ओर चलने लगे। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा घर दिखने लगा।
हम दोनों समझ गए कि यही उदय का घर होगा, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब हम दोनों उस घर के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि उस घर के बाहर एक कुर्सी लगाकर उदय आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक हमारे जिस चेहरे पर परेशानी के काले बादल छाए हुए थे, वहीं अब उदय को देखकर हमने थोड़ी राहत की सांस ली। हम दोनों चलकर जैसे ही उदय के पास गए, तभी उसने कहा, अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था, आओ बैठो। जिस पर मैंने कहा, पर तुझे कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? इस पर उदय बोला, मुझे सब पता है, चल बैठ। उदय के सामने ही 2 और कुर्सियां लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों वहीं पर बैठ गए। अभी मैं एक कुर्सी पकड़कर बैठा ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, जैसे आसपास में कोई जानवर वगैरह मर गया हो। जिस पर मैंने उदय से बोला, भाई ये बदबू किस चीज़ की आ रही है? इस पर उदय बोला, बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तभी राहुल बोला, नहीं भाई, कोई बदबू तो आ रही है ज़रूर। मैं मुर्दाघर में काम करता हूँ और ये बदबू किसी लाश जैसी है। तभी उदय बोला, अरे वो सब छोड़, इतनी दूर से तुम लोग ये सब बात करने आए हो? इस पर मैंने कहा, अच्छा भाई उदय, तू यहाँ अकेले कैसे रह लेता है? डर नहीं लगता तुझे? इस पर उदय बोला, डर नहीं, डर नहीं लगता। इस पर राहुल उदय से बोला, वाह, तू तो बड़ा बदल गया यार, पहले तो तू बहुत डरता था। इस पर उदय बोला, मैं नहीं डरता, पर मेरे इस घर में रहकर तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि मेरे घर के उस तरफ एक कब्रिस्तान है जो मेरे घर की खिड़की से नज़र आता है। तुम लोग उस खिड़की के पास 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। उदय की सारी बात सुनकर मैंने कहा, तू हमें डरा रहा है? ये काम तो हम दोनों अकेले जाकर भी कर सकते हैं। इतना बोलकर अभी मैं उदय के घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उदय ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक, ये टॉर्च ले जा, तेरे काम आएगी। उदय का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जो मैंने अपने हाथ पर साफ महसूस किया, मगर किसी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। खैर, मैंने उदय से बैटरी टॉर्च लिया और उस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। बैटरी टॉर्च जलाकर मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि बस ऐसे ही बंद था। मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वो सड़ी हुई सी बदबू और तेज हो गई, जैसे वो बदबू इसी घर में से आ रही हो। खैर, अपना नाक दाबकर अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी मेरे चेहरे से कोई चीज़ टकराई। मैंने जब टॉर्च की लाइट को सामने की तरफ किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी जो मेरे चेहरे से टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर का पैर था। वो शरीर फांसी से लटक रहा था। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस लाश के ऊपर अच्छे से मारकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त उदय की थी। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया। उस लाश को देखकर राहुल भी हक्का बक्का रह गया। उस लाश को देखकर अभी हम उस घर से निकलने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक ही हमारे सामने उदय आ खड़ा हुआ। उदय को अपने सामने पाकर हमारे डर की कोई सीमा ना रही। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी उदय बोला, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये जंगल ठीक नहीं है। इतना बोलकर उदय वहाँ से गायब हो गया और साथ ही उसकी लाश भी। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए, मगर उदय की मौत कैसे हुई और उस रात वो सब क्या था, ये किसी को भी आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।